स्टूडेंट्स, आरएस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री की जो आपके पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें आपके जिस लेवल का ज्ञान आप लोगों को इस बुक में दिया गया है उसमें अपन ज़्यादा अतिरिक्त ज्ञान आप लोगों को नहीं देंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि उस बुक को समझने में जितने अतिरिक्त ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है उतना आप लोगों को बताएंगे। जैसे जैसे आपके क्लासेज का लेवल बढ़ता जाएगा तो आप लोगों को जो आपके जिस लेवल का आप लोगों की पुस्तक में चीज़ें लिखी गई है उस हिसाब से हम सारा आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो जो आपके हमारा अतीत के नाम से पुस्तकें चल रही है आपके क्लास 6, 7 और 8 में, जिसमें 6 क्लास में हमारा अतीत फर्स्ट करके है और ये इस बार वाले सिलेबस पर आधारित है। इसमें पिछले साल कुछ और टॉपिक थे जो कम कर दिए गए। इस बार जो कुल टॉपिकों की संख्या है वो आपके 10 है। पहला जो अध्याय है हमारा वो आपके ये है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें आपको पूरे मानव जीवन के बारे में, भारत में किस तरह से मानव आया और उसके जो तौर तरीके थे, जीवन प्रणाली थी, रहन सहन, खान पान, पहनावा, वो सारी बातें आपको इसमें ऊपरी तौर पर बताने की कोशिश की गई है। जब आप ये किताबें साथ में पढ़ोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, साथ ही में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी आपके कवर होंगे। हाँ, टॉपिकों के नाम पे आपको नहीं जाना है क्योंकि टॉपिकों के नाम अलग से दिए हुए हैं, लेकिन चैप्टर वो के वो है जो अपन इतिहास में पढ़ते हैं। जब हम पहला अध्याय लेते हैं तो उसमें जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके उसकी हम बात करेंगे और उस टॉपिक में है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ पे रहते थे और समाज में कौन लोग थे। आखेटक थे, पशुपालक थे, किसान थे, शासक थे, पुरोहित थे, व्यापारी थे और उनकी जीवन प्रणाली जो थी वो आपके कैसी थी। संगीतकार, कलाकार, वैज्ञानिक, इनके जीवन के बारे में भी हम जानकारी जुटा सकते हैं और साथ में उस समय बच्चे कौन से गेम्स खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, ये सारी जानकारी आपके मिलती है। साथ ही में लोग कहाँ रहते थे, दूसरा जो इसमें आपके टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, इसमें लिखा गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। वहाँ पे हमें कई लाख साल पहले मनुष्य के रहने के प्रमाण मिलते हैं। अब क्या प्रमाण मिलते हैं, तो आप लोगों में से कुछ इतिहास के स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं कि 1982 में अरुण सोनकिया ने, मैंने कहा हम इतना ही एक्स्ट्रा ज्ञान देंगे जिससे आपको चीज़ें समझने में थोड़ी मदद मिले। अरुण सोनकिया ने हथनोरा नामक स्थान पर, जो नर्मदा के तट पर है मध्य प्रदेश में आपके, और यहाँ पे आपके होमो इरेक्टस नामक जो आपके मानव की प्रजाति थी उसका पहला नर कंकाल जो है, उसके अस्थि पंजर, पूरा कंकाल नहीं, उसका कुछ भाग जो है यानी कि कान की जो हड्डी थी वो इन्होंने यहाँ पे प्राप्त की आपके। तो इससे ये पता चलता है कि नर्मदा नदी के तट पर मनुष्य जो है वो आपके 5 लाख साल पहले मौजूद था और मानव की जो प्रजाति थी उस समय वो आपके होमो इरेक्टस थी। तो इसके बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। इस समय जो जीवन था वो भोजन संग्राहक और आखेटक का था, यानी शिकार करता था और कंदमूल फल जो है वो आपके खाता था। आग का अभी आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति था। फिर इसी के साथ जो है आपको बताया गया है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो जब अपन पाकिस्तान की बात करते हैं आपके, तो यहाँ पे आपने हिंदू कुश पर्वतमाला के बारे में जाना होगा। ठीक है, इस भाग में आपके जब हिंदू कुश पर्वतमाला अपन देखते हैं ऊपर है, तो यहाँ पर जो है आपके पर्वतमाला आती है, ऊपर सुलेमान और नीचे किरथर। तो ये सुलेमान पर्वतमाला है जो आपके पाकिस्तान में है और यहाँ पे आपके जो पर्वतमाला है ईरान की सीमा के पास, वो आपके किरथर पर्वतमाला के रूप में जानी जाती है। तो ये वो भाग है जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है और यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत की, ऐसा हम जानते हैं। और वो जगह जो थी वो आपके इसी जगह भाग में थी, बलूचिस्तान में, जिसका नाम मेहरगढ़ है। इस जो मेहरगढ़ जो स्थान है ये आपके यहाँ पर काची के मैदान में स्थित था और ये जो काची का मैदान है ये आपके बलूचिस्तान का अन्न का भंडार कहलाता है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सबसे पहले गेहूँ और जौ की आपके खेती की तथा भेड़, बकरी, गाय और बैल, इन जो आपके पशुओं को उन्होंने पालतू बनाना आरंभ किया। फिर इसी तरीके से उत्तर पूर्व में गारो, जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ आपके मेघालय में, तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के बारे में भी ये कह रहे हैं कि आप उनके बारे में भी पता लगाओ, जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो हम देखते हैं कि जो विंध्या पर्वत है उसके उत्तर में
आपके लहुरा देव है जो उत्तर प्रदेश में है, संत कबीर नगर जिले में, वहाँ पे हमें सबसे पहले चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले चावल जो था वो विंध्याचल के उत्तर में हमने उपजाया था। तो ये जानकारी जो है वो आपके यहाँ पे देती है, मैप जो है आपके इसमें दिया गया है, और उस मैप में हमें वो स्थल जो है वो आपके बताना है। तो जब अपन मैप के स्थलों की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियाँ की बात है यहाँ पे, और ये विंध्य पहाड़ियाँ है। संत कबीर नगर आपके इधर है उत्तर में विंध्याचल के, और मेहरगढ़ जो है वो आपकी ये सुलेमान और किरथर, और इस जगह पे जो है वो आपके स्थल आता है। इसी तरीके से यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ है आपकी, और दक्षिण भारत की जो भौगोलिक स्थितियाँ है वो आपकी। तो भूगोल ने ही इतिहास को प्रभावित किया है, तो ये बात आपको यहाँ पे मैप के जरिए समझाने का प्रयास किया गया, क्योंकि आपको इसमें जो है आगे हम देखेंगे कि बताया गया कि सिंधु व सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 का मतलब लगभग आज से 2600-2700 ईसा पूर्व, और जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है आपके, और ये 1900 तक रहा, जो कि संशोधित कार्बन तिथियों के आधार पर माना जाता है। फिर वो ये कहते हैं कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे पर जो हमारा दूसरा नगरीकरण हुआ वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है आपकी, जो हमारा दूसरा नगरीकरण है। तो ये हमारा पहला नगरीकरण और ये हमारा दूसरा नगरीकरण है। फिर ये कह रहा है कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, क्योंकि जहाँ गंगा में सोन मिलती है वहाँ पे पाटलिपुत्र स्थित है, और जो मौर्यों की राजधानी रहा आपके। तो यहाँ के शासक जो थे वो शक्तिशाली थे, और ये मगध राज्य था जो बाद में मौर्य साम्राज्य में बदला आपके। तो इस तरीके से जो बातें आपको बेसिक चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं उसको भी परिभाषित किया गया है। पहले तो ये बताया गया है कि दक्षिण एशिया में कौन से इलाके आते हैं आपके, उन देशों के नाम है, और फिर दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन वो प्राकृतिक जो आपके आकृतियाँ है जैसे हिमालय वगैरह है, समुद्री भाग है, तो उससे एक पृथक इकाई के रूप में है, इसलिए उसको उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट के रूप में भी अपन जानते हैं। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की हमारे भारत में, ठीक है। और ये आपके पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्रों के कारण ये यात्रा काफ़ी जोखिम भरी रही, ऐसा आपके इसमें बताया गया है। क्यों जोखिम भरी रही? क्योंकि उस समय कनेक्टिविटी बहुत कम थी। बैलगाड़ी जो थी वो आपके स्थल मार्ग में गतिशीलता का एक कारण था, या पशुओं के ऊपर जो है बैठकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। फिर रास्ते भी खतरनाक होते थे, ठीक है, उसमें लूटपाट का ये डर रहता था आपके। फिर दूसरे देशों में जो व्यापारी जाते थे वो जहाज़ों के जरिए जाते थे, क्योंकि हमें सिंधु घाटी से भी समुद्री व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आपके कौन लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए आपके, जिनको जाना पड़ा, तो उसमें हम देखेंगे एक तो धार्मिक गुरु थे, एक आपके व्यापारी थे, एक राजाओं की सेना थी जो युद्ध जीतने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी, ठीक है ना। तो इन लोगों ने जो है ये रोचक यात्राएं की आपके, और यही कारण था कि कनेक्टिविटी जो थी वो आपके बढ़ी। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आज भी लोग इसीलिए यात्राएं करते हैं, ठीक है। तो आज भी लोगों के पीछे जो यात्रा करने का जो मेन कारण है वो आपके यही है कि हम या तो आपकी आर्थिक गतिविधियों के कारण यात्रा करते हैं, या आपके सैनिक गतिविधियों के कारण जो माइग्रेशन होते हैं वो होते हैं आपके, शिक्षा के लिए हम जाते हैं, ठीक है, या सामाजिक कारणों के कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताने का प्रयास इसमें किया गया। फिर देश के नाम की चर्चा इसमें, कि अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जो शब्द है उसका हम प्रयोग करते हैं। और ये हम क्यों प्रयोग करते हैं? तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं आपके, ठीक है। और ईरान और यूनान, इन दो देशों के लोगों ने हमें ये दो नाम दिए हैं। यूनानियों ने तो इंडिया नाम दिया है, और ईरान के लोगों ने हमें हिंदुस्तान का नाम दिया, क्योंकि वो सह को है बोलते थे, इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला। तो इसलिए ये नाम जो है वो आपके आए। बाद में एक भरत कबीला था, उसके नाम पर जो है हमारा नाम भारत पड़ा, जो कि वैदिक काल में हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बातें इसमें बताने का प्रयास किया है। और ऋग्वेद में जो है भरत कबीले के बारे में, 10 राजाओं के युद्ध के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती है आपके। उनकी चर्चा आगे की क्लासेज में आपके होगी। तो अब हम देखते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें।
तो इसमें आपको बताया गया है कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि, ये जो पांडुलिपि है आपके ताड़पत्र, यानी कि ये बर्च या बुर्ज नाम का पेड़ होता है, आपके शीतोष्ण जलवायु में मिलता है, जम्मू कश्मीर में विशेष तौर से ये पाया जाता है। और इसकी छाल से आपके ये ताड़पत्र तैयार होते थे और उसके ऊपर लिखा जाता था। तो पुरानी जो जानकारियाँ है, जब कागज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं था, तो वो मेन्यू स्क्रिप्ट या हमें पांडुलिपियों के बारे में ही, उनसे ही हमें पता चलता है आपके। और ये इसी वृक्ष की जो आपके छाल थी उसी पर ही आपके लिखा हुआ है। तो ये जानकारियाँ हमें जो है वो आपके इसी से मिलती है। तो ये भोजपत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता था। इसमें कईयों को दीमक खा गए, कहीं जो है आपके जल गई, इसलिए नष्ट हो गई, तो हमें पूरी जानकारियाँ नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी ये पांडुलिपियाँ जो है वो आपके मंदिरों में, ऐसी जगह पे, विहारों में, ठीक है, वहाँ पे सुरक्षित रखी गई है। और इनसे हम राजाओं की उपलब्धियों के बारे में, ठीक है, किस तरह का जीवन था, धार्मिक मान्यताएं क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम उनसे जान पाते हैं। इसी तरीके से महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है जो संस्कृत में भी लिखे गए, प्राकृत में भी लिखे गए और तमिल में भी लिखे गए। और प्राकृत जो थी वो एक आपके आम लोगों की भाषा के रूप में जानी जाती थी आपके। फिर इसके अलावा आपके पांडुलिपियाँ तो साहित्यिक स्रोतों में आती है, लेकिन जब हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं तो उसमें अभिलेख भी आते हैं। और ये अभिलेख जो है शिलाओं पे, स्तंभों पर, दीवारों पर आपके लिखे हुए मिलते हैं। और कहीं कहीं पे आपके धातु पट्टियों पर भी लिखे हुए मिलते हैं, जिसमें अशोक का लेख यहाँ पे दिया गया है, जो कि अफगानिस्तान में कांदार में सर ए कूना में मिला है आपके, और जो दो लिपियों और दो भाषाओं में मिलता है, एक तो अरेमाइक और एक यूनानी। क्योंकि अशोक के जो अभिलेख है उनकी भाषाएं तो मुख्यतः आपके 3 हैं, लेकिन लिपियाँ जो है वो आपके 4 है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। हालांकि अब जो है कुछ ऐसे अभिलेख भी प्राप्त हो रहे हैं जो पाली भाषा में भी मिल रहे हैं आपके। प्राकृत तो थी ही, लेकिन अभी तक उनको क्योंकि प्रमाणित नहीं माना गया है, इसलिए इतिहास की पुस्तकों में और परीक्षाओं में अभी आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 3 भाषाएं, यानी कि भाषाओं में आपके यूनानी, दूसरी हो गई आपके प्राकृत, और तीसरी जो है वो आपकी हो जाती है, जिसके बारे में लेखों में हमें मिलती है, वो अरेमाइक। तो इन 3 भाषाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेखों की 3 भाषाएं थी, यूनानी, अरेमाइक और प्राकृत। और लिपियाँ जो थी वो 4 थी, ब्राह्मी, क्रोस्टी, अरेमाइक और यूनानी। तो 4 लिपियाँ और 3 भाषाओं में उसके मुख्यतः लेख आपके मिले हैं। अब मैंने बताया कि कुछ जो है वर्तमान में नए जो रिसेंट रिसर्च कह रहे हैं वो पाली भाषा में भी उसके 1-2 अभिलेखों के मिलने की पुष्टि करते हैं आपके। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बताई। तो अभिलेख जो है वो आपकी ये चीज़ें बताते हैं। फिर इसके अलावा कुछ वस्तुएं भी है, वो आपके, जिनको अपन पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं, वो भी आपको जानकारी देती है। और उन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले लोग जो है वो आपके पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो उनका काम ये है कि उन अवशेषों के आधार पर जो है इतिहास का हम कैसे निर्माण करें आपके। जैसे ये एक बर्तन है आपके, मिट्टी का बर्तन, जिसको मृदभांड कहा जाता है आपके। तो ये एक तरह से आग में तपाया हुआ लाल रंग का है या पांडुवर्ण का है, और इसके ऊपर काले रंग से जो है ज्यामितीय डिजाइन वगैरह बनाई गई है। तो अपन उसको बोलेंगे कि लाल व काला मृदभांड। इसी तरीके से ये कुछ धातुओं की पट्टियाँ है जो मुद्राओं के रूप में प्रयुक्त होती थी। और आरंभिक जो मुद्राएं थी वो आपके इसी तरह के धातुओं पे मिलती है, जो तांबे और चांदी के होते थे, और उनके ऊपर इनको गर्म कर के कुछ आकृतियों का ठप्पा लगाया जाता था, इसलिए इनको पंचमाक या आहत मुद्राओं के रूप में हम जानते हैं। तो ये जो सिक्के हैं ये आरंभिक सिक्के माने जाते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, उनसे भी उनको पता चलता है कि लोगों का भोजन वगैरह क्या था, या किन अनाजों को वो उपजाते थे। क्योंकि अनाजों को जब रखने के लिए आवश्यकता हुई तभी तो मिट्टी के बर्तन जो थे वो आपके अस्तित्व में आए। तो ये सारी जानकारियाँ हमें मिलती है। पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं, तो कपड़ों के तो एज इट इज़ तो अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके फाइबर मिलते हैं, जिनका वो प्रयोगशालाओं में अध्ययन करवाते हैं और फिर बताते हैं कि ये किस तरह का फाइबर यूज हुआ है आपके। पांडुलिपियों, अभिलेखों व पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो है जो कागज पे, ताड़पत्रों पे या कपड़ों पर लिखे हुए होते हैं। और
आपके पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो बाकी इसके अलावा जो भी वस्तुएं मिलती है, या अगर किसी धातु पट्टी पर भी अगर लिखा हुआ है तो उसको अपन उत्कीर्ण कला के रूप में देखते हैं, और वो भी पुरातात्विक स्रोत का ही एक पार्ट माना जाता है आपके। तो इनके आधार पर हम अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो पुरातात्विकता होते हैं वो एक तरह से जासूस का कार्य करते हैं, वो आपके इसमें बताया गया। फिर इसके बाद जो मेन मुद्दा आता है कि क्या अतीत एक ही होता है या अलग अलग होता है, या हर व्यक्ति के लिए अतीत क्या अलग हो सकता है? तो हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हर जाति, हर समूह, हर संस्कृति, हर धर्म के व्यक्ति का अतीत अलग है, क्योंकि उनका एक ही व्यक्ति जो है वो पुरोधा नहीं माना जाता, इसलिए अतीत के मायने अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी शासक वर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो उनका अतीत अलग है, और हम अगर किसान के बारे में जानेंगे तो उसका अतीत अलग होगा। व्यापारियों के बारे में जानेंगे, शिल्पकारों के बारे में जानेंगे तो उन सब का अतीत अलग अलग होगा। शिल्पकार यानी दस्तकार, जो हाथ से वस्तुओं का निर्माण करते थे, उनको अपन शिल्पकार के रूप में जानते हैं। जैसे आज अंडमान द्वीप की कुछ जनजातियां हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे तो वो मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनका अतीत आज वैसा ही है। लेकिन अगर हम विकसित सभ्यताओं की बात करते हैं तो उनका अतीत कुछ अलग रहा होगा आपके। तो इसलिए हर व्यक्ति के अतीत में भेद होता है। तो अतीत अनेक प्रकार का होता है, और सब जाति समुदायों के जो है वो आपके अलग अलग अतीत हम देखते हैं। फिर इसके बाद जो टॉपिक आता है आपके, वो आता है कि तिथियों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो तिथियां मुख्यतः ईसा मसीह के जन्म से जिस हम संवत का प्रयोग करते हैं वो आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है, और उसके आधार पर हम पुरानी तिथियों को तय करते हैं। अगर उनके जन्म से पहले की तारीख है तो अपन ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं, जन्म के बाद का है तो उसको ईसवी सन कहते हैं। हाँ, वर्तमान में जो पहले वाले को अब BCE यानी बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं, और बाद वाले यानी जो ईसवी सन था उसको कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए किया गया कि ईसा पूर्व और ईसवी सन में ईसाइयत की झलक मिलती है जो बाकी लोगों को स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए वर्तमान में आपके BCE और CE शब्दों का जो है सामान्यतः इन तिथियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर था उसकी बात मैंने आप लोगों को बताई कि उसमें क्या क्या चीज़ आती है आपके। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है आपके दूसरे चैप्टर की बात शुरू करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि मानव का विकास उसके आगे किस प्रकार हुआ आपके। तो ये क्रम के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि आरंभिक मानव आखिर में वो इधर उधर क्यों घूमते थे। पहले तो ये चीज़, तो आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमता था, क्योंकि वो खेती तो करता नहीं था, इसलिए भोजन संग्रह के लिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो वो एक तरह से खाद्य संग्राहक था, फूड गैदरर था, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। ठीक है, तो वो समुदाय जो थे वो आपके गतिशील थे। कारण बताए गए हैं कि एक जगह तक ज़्यादा दिन रहने से वहाँ पे उनको भोजन नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो भोजन समाप्त कर देते थे खुद ही, तो भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाते थे। फिर शिकार के लिए, क्योंकि शिकार जो थे वो आपके भागते थे, तो उनके पीछे मनुष्य भी भागता था, इसलिए उसको स्थान बदलने पड़ते थे। और तीसरा था कि पेड़ पौधे फल फूल यही क्योंकि खाता था, इसलिए ये हर मौसम के हिसाब से अलग अलग थे। मान लीजिए कहीं अकाल पड़ गया और कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, तो वो अकाल वाले स्थान को छोड़कर और उस स्थान पर जाता था जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो माइग्रेशन के जो मूल कारण थे वो ये थे। ठीक है, मौसम वगैरह इन सब चीज़ों के कारण। चौथा कारण जो है वो भी आपके इसमें बताया गया है कि अगर पानी के बिना जीवित रहना क्योंकि असंभव है, इसलिए वो पानी वाले स्थानों की तलाश में रहता था। तो झील के किनारों पर, नदियों के तटों पर, या पहाड़ी भागों में जहाँ उसको पत्थर के उपकरण बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन जगह पर उसने रहना आरंभ किया। तो इसलिए जो व्यक्ति था आरंभिक, वो आपके स्थान परिवर्तन करता था, और वो स्थान परिवर्तन अकेला नहीं, पूरे समुदाय के रूप में करता था। और जब समुदायों के रूप में स्थान परिवर्तन करता था तो उन समुदायों में आपस में संघर्ष भी होता था। तो यहाँ से युद्ध वगैरह इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है आपके। फिर यहाँ पे मुद्दा आता है कि हम आरंभिक मनुष्य के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। मैंने बताया था, क्योंकि पहले अध्याय में अपन ने बताया था
कि पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो पुरानी सामग्रियों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो उन्होंने ऐसी सामग्रियां जुटाई है जिनसे हमें पुराने मनुष्य के बारे में जानकारी मिलती है। उनको किस तरह की वस्तुएं रखता था, उनका निर्माण में उपयोग किस प्रकार करता था, और वो किसके बने हुए होते थे, पत्थर के थे, लकड़ियों के थे, या आपके हड्डियों के थे। तो जो बचे हैं, जिन जो हमें आज भी मिलते हैं, उनके आधार पर हम उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। जैसे वो कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करता था। जैसे खुरचने जैसे स्क्रैपर थे, तो वो इस काम आते थे। और कई जो बाद में उसने जैसे तक्षणी का प्रयोग किया, तो वो गुफाओं में चित्रकारी के लिए भी, आकृतियां उकेरने के लिए भी प्रयोग करने लगा आपके। तो अलग अलग उपकरणों का प्रयोग अलग अलग कारणों से करता था। और इन उपकरणों में बदलाव इसलिए आए क्योंकि मौसम में, जलवायु में भी परिवर्तन आए। और जब मौसम और जलवायु में बदलाव आए तो जीव जंतुओं की जो प्रजातियां थी वो भी बदली। पहले जीव जंतु बड़े होते थे, मान लीजिए फल फूल वाले पौधे आए हैं, छोटे घास उगिए, तो घास भूमियों में छोटे जानवरों का विकास हुआ, तो फिर उनके शिकार के लिए छोटे उपकरणों का वो प्रयोग करने लगा। तो ये सारी बातें जो है वो हम देखते हैं। तो इसके जो उपकरण थे वो इस तरीके से थे, किस तरीके से वो आपके इनसे वस्त्र सिलने का ये कार्य करता था, वो सारी जो है आपको कुछ फोटोज में बताए गए हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, तो यहाँ पे आपके कुछ मैप आपके आगे आएगा। इसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान बताए गए हैं, और वो वे पूरा स्थल है। पूरा स्थल उन स्थलों को कहते हैं जहाँ पे हमें पुरानी सभ्यताओं के बारे में, ठीक है ना कोई जानकारी मिलती है, या पुरातात्विक स्रोत जो है हमें मिलते हैं, उसको हम पूरा स्थल के रूप में जानते हैं। तो पूरा स्थल आपके लाल त्रिकोण वाले वो है जहाँ आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थानों के बारे में बात की गई है जो नदियों और झीलों के किनारे पे थे आपके। जैसे यहाँ पर बात है आपके, तो ये भीमबेटका आपके लाल त्रिकोण वाला पूरा पाषाणकालीन स्थल माना जाता है ये आपके। और यहाँ पे गुफा चित्रकला के सबसे पुराने प्रमाण हमें मिलते हैं। इसी तरीके से उसंगी है आपके कर्नाटक में, वहाँ पर भी हमें मध्य पूरा पाषाण युग की जानकारियाँ मिलती है। करनूल की गुफाएं हैं, और यहाँ बिलासरगाम जो है एक जगह जहाँ पे हमें बाद में आपके अग्नि के प्रयोग की भी जानकारियाँ मिलती हैं आपके। तो इस तरीके से कुछ पूरा पाषाणकालीन स्थल जो है वो आपको दर्शाएंगे। फिर ये जो ब्लू वाले है ये नवपाषाणकालीन स्थल है, जिसमें आपके जैसे ये मेहरगढ़ की अपन बात करें तो जहाँ पे खेती की शुरुआत हुई, तो कश्मीर में बुरजोम था जहाँ गर्त में लोग रहते थे खड्डे खोद कर। इसी तरह कोल्डी हवा जहाँ पे बाद में चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। चिरांद में हड्डियों के उपकरण मिलते हैं बिहार में। और महगढ़ा जो है वो भी आपके नवपाषाणकालीन स्थल माना जाता है सरायनहार के पास। इसी तरीके से पूर्वोत्तर भारत में दाउजली हैंडिंग नामक जगह है। तो अगर दक्षिण में जाएंगे तो हमें हल्लूर और पेयमपल्ली मिलेंगे। तो ये सारे वो स्थल है जिनको हम नवपाषाण स्थल के रूप में जानते हैं। इसी तरीके से कहीं पर आपको ग्रीन रूप से महापाषाणिक पूरा स्थल भी बताए गए हैं मैप में। महापाषाणिक उस स्थल को कहते हैं जहाँ पर कब्रों के ऊपर बड़े पत्थर रखे जाते थे, उनको मेगालिथिक कहते हैं आपके। जैसे ब्रह्मगिरी है, आदि चनलूर है, तो ये आपके इसमें आते हैं। आरंभिक गांवों के बारे में आप देखोगे तो इस तरह का निशान बनाया गया जिसमें इनाम गांव है आपके, और आधुनिक नगर जैसे मुंबई वगैरह, कोलकाता दिया हुआ है। तो इस मैप में आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से पाषाणकालीन स्थल थे जिसमें पूरा पाषाणिक थे, नवपाषाणिक थे, महापाषाणिक थे, और आपके जो आरंभिक गांव थे तो वो किस तरीके से है, ये बातें की गई। फिर क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, तो इसलिए लोग ऐसी जगह पे ढूंढते थे जहाँ पे पत्थर मिलते हैं। तो अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हमें आरंभिक मानव आवास के प्रमाण मिलते हैं। और इसी तरीके से उत्तर में शिवालिक, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि मनुष्य इन स्थलों पर आपके रहता था। तैल चित्रकला, जो गुफाओं में लोग आरेखीय चित्र बनाते थे, और उच्च पुरा पाषाण युग में सबसे पहले इस प्रकार के चित्र जो है वो आपके बनाए जाने प्रारंभ हुए। भारत में जो सोहागी घाट है मिर्जापुर में, वहाँ पे सबसे पहले ऐसे चित्रों की बारे में खोज की गई आपके। तो ये इस तरह के चित्र हम देखेंगे, एक तो भीमबेटका में मिलते हैं और एक उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में मिलते हैं। तो ये आरेखीय चित्र है।
अजंता एलोरा जैसे चित्र अभी नहीं बने, अभी सिर्फ गुफाओं में ऐसे शिकार के आरेख के चित्र जो है वो मनुष्य ने बनाए आपके। भीमबेटका की बात आपके यहाँ पे बुक में दी गई है, जो मध्य प्रदेश में है, जहाँ गुफाएं मिली है, और यहाँ पे इन गुफाएं ये नर्मदा के पास में है। और हमें जो है सबसे ज़्यादा गुफा चित्रकलाओं के प्रमाण जो है इसी क्षेत्र में मिलते हैं आपके। तो ये सारी बातें, तो इस तरीके की ये गुफाएं हैं जहाँ पे हमें प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाने के प्रमाण मिलते हैं आपको। फिर पूरा स्थल की बात है, जो मैंने बताया कि पूरा स्थल वो स्थल होते हैं जहाँ पे हमें पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त होती है, तो उन स्थल को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वहीं छोड़ गए, तो बाद में वो जमीन में नीचे दब गई आपके, या नदी तलों में, तो बाद में मिली, तो आपके पुरातत्ववेत्ताओं ने उसको खोजा। आग की खोज, जो बात मैंने अभी बताई आपको, कर्नूल की गुफाएं, वहाँ बिलासर गांव की गुफाएं हैं जो आंध्रा में आती है, वहाँ पे मनुष्य ने सबसे पहले जो है आग के बारे में जाना आपके। तो भारत में जो अग्नि का आविष्कार है वो आपके लगभग मध्य पूरा पाषाण युग में मिलना प्रारंभ हो जाता है, और वो जगह जो है वो आपके यहाँ पर मिलती है कर्नूल की गुफाओं में। और बाद में नवपाषाण में यहाँ पे राख के ढेर भी प्राप्त होते हैं, जो संभवतः लोग जहाँ पे बाड़े होते थे और उसमें जो है आग लगाते थे, या जो गोबर वगैरह थी वो आपके जलाते थे। हाँ, कुछ लोग उसको धार्मिक रीति रिवाजों से भी जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मांस को भूनने के लिए या जानवरों को भगाने के लिए वो ऐसा प्रयोग करते थे आप। फिर आपके नाम और तिथियों के बारे में कुछ जानकारी हमें बताई गई है, ठीक है। जैसे कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो जब अपन बात करते हैं एग्जैक्ट इसकी कि पाषाण काल में कौन सा काल कब से कब तक माना जाता है, तो हम देखेंगे कि इसके मुख्यतः 3 भाग आपके आ जाते हैं, और उसमें सबसे पहला जो है वो पूरा पाषाण है आपके। और पूरा पाषाण को हम 3 भागों में बांटते हैं। यूरोपीय पद्धति अलग है, अफ्रीकन पद्धति अलग है। तो हम जिन पद्धति यूरोपियन पद्धति का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और आपके उच्च पूरा पाषाण, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। हाँ, निम्न पूरा पाषाण के प्रमाण यहाँ पे जो आपके किताब में लिखे गए हैं कि 20 लाख साल पहले, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर में उत्तर बेनी नामक जगह पर आपको इससे भी पुराने प्रमाण मिलते हैं, और ये लगभग जो है 28 लाख साल पहले के हैं। तो वहाँ से लेकर इसकी शुरुआत होती है। 28 लाख से लेकर 1 लाख तक आपके निम्न पूरा पाषाण है। फिर 1 लाख से लेकर आपके 50,000 तक जो है वो आपके माना जाता है मध्य पूरा पाषाण। और 50,000 से जो है आपके यहाँ पे 12,000 लिखा हुआ है, कहीं पे 10,000 भी है, BCE तक ये आपके जो है काल वो उच्च पूरा पाषाण। फिर इसके बाद जो है मध्य पाषाण शुरू हो जाता है, और मध्य पाषाण अपने सूक्ष्म उपकरणों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक भी कहते हैं आपके। तो इस नाम से भी ये आपके जाना जाता है। और ये है लगभग 12,000 से शुरुआत मानी जाती है इसकी, और कहीं पर यह 7,000 तक चलता है, और कहीं पर आपके 2,000 तक भी चलता है। कैसे? जैसे मेहरगढ़ में यहाँ पे नवपाषाण जो है वो आपके 7,000 ईसा पूर्व में ही शुरू हो जाता है, जहाँ पे आरंभिक खेती का प्रमाण मिलता है आपके मेहरगढ़ में। तो इस तरीके से हर जगह पर समय के आने की जो तिथि है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग मानी जाती है। यही इसमें बात कही गई है कि आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी प्राग ऐतिहासिक है, जब मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, वही है। बाकी हमारा ऐतिहासिक काल है जहाँ पे हमें लिखना आया है, सभ्यताओं का काल है, वो तो 1% ही है, क्योंकि हम 28 लाख से शुरुआत करते हैं। तो मानव ने 7,000 साल पहले ही तो खेती की शुरुआत की, तो 28 लाख से 7,000 तक तो उसका जीवन उस इसी प्रकार का था, जिसको हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। और अगर सिंधु घाटी तक देखें, जहाँ पे हमें सबसे पहले लेखन कला की जानकारी मिलती है, तो 2600 ईसा पूर्व तक का जो पहले का चरण है वो सारा का सारा प्राग ऐतिहासिक है। तो इसीलिए कहा गया कि 99% काल वही है। पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण, और वो 12,000। इस समय जो हमारा भूगोल में जो इपोक है वो आपकी होलोसीन शुरुआत होती है, और उसमें खेती वगैरह इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है। तो इसके कारण मनुष्य के जीवन में बदलाव आते हैं, घास के मैदान आते हैं, छोटे जीव जंतु आते हैं, तो उपकरणों का आकार भी छोटा होता है आपके। और फिर नवपाषाण आता है, जिसमें धातु का प्रयोग होता है। सबसे पहले तांबे का होता है, और तांबे की जो कुल्हाड़ियाँ है वो आपके सेल्ट्स के नाम से
जानी जाती है। तो ये सारे नवपाषाणिक कालीन विशेषताएं। तो इस तरीके से इसको काल को बताने का प्रयास आपके किया गया। लेकिन जो समय है वो एक साथ ही नहीं आता है, अलग अलग जगह पर समय की शुरुआत अलग होती है। जैसे मेहरगढ़ में नवपाषाण 7000 साल पहले ही आ चुका था ईसा पूर्व, यानी आज से 9000 साल पहले ही। तो उत्तर प्रदेश और इन भागों में उसके बाद आता आपके। और दक्षिण भारत में तो जो है नवपाषाणिक संस्कृतियाँ बहुत बाद तक रहती है आपके, 1000 ईसा पूर्व तक चलती है वहाँ पे, फिर महापाषाण की शुरुआत होती है। तो हर समय हर जगह पर जो है आपके ये काल अलग अलग समय पर अस्तित्व में आते हैं। तो इस तरीके से अपन इनको देखते हैं। बदलती जलवायु, मैंने कहा कि जलवायु में बदलाव हुआ, ओलोसीन आया, प्लेस्टोसीन यानी हिम युग की समाप्ति हुई, और जो हम जिस वर्तमान युग में रहते हैं उसकी शुरुआत आज से लगभग 10 से 12,000 साल पहले हुई मानी जाती है। 12,000 साल है, 10,000 ईसा पूर्व है, और 2000 आज के जोड़ ले तो 12,000 साल पहले जो है ये परिस्थितियाँ बनी आपके। और उस समय लोगों की खान पान और आदतों में भी बदलाव आए, क्योंकि खेती वगैरह की शुरुआत होती है आपके, और पशुओं के पालने के भी प्रमाण मिलते हैं। और अपने राजस्थान में जो भीलवाड़ा में बागोर है, वहाँ पर ही सबसे पहले पशु पालने के प्रमाण मिलते हैं आपके। तो खेती और पशुपालन की जो है वो शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है मनुष्य ने जिस जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ते के ही पूर्वज थे, क्योंकि कुत्ते जो है वो भेड़ियों से ही आपके बने हैं, ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं आपके। तो धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। तो इसलिए जो है इन जानवरों को उसने पालना शुरू किया और मनुष्य धीरे धीरे पशुपालक बना। तो ये घरेलूकरण की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि जिन पौधों को उसने उगाना शुरू किया और जिन जानवरों को उसने पालना शुरू किया, वो प्रोसेस जो है पूरा का पूरा आपके क्या कहलाता है, उसको अपन कहते हैं डोमेस्टिकेशन या घरेलूकरण। तो इसमें उन पौधों का, जानवरों का चयन किया जिनके बीमार होने की संभावना कम थी, या ऐसे आपके पौधे थे जो मजबूत डंठल वाले थे और जो बीजों के भार को सह सकते थे। ठीक है, जानवर भी ऐसे ही थे जो अहिंसक प्रकार के होते थे। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया और वही चीज़ें उसके मनुष्य के काम में आई। सबसे पहली फसलों में गेहूं और जौ की बात आती है, तो जानवरों में सबसे पहले कुत्ता और उसके बाद जो है वो भेड़ और बकरी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके इस चैप्टर में बताई गई है। फिर एक नवीन जीवन शैली की बात है कि किस प्रकार उसने खेती की प्रक्रियाओं को शुरू किया, किस प्रकार उसने बुवाई शुरू की, किस प्रकार उसने फसलों को काटा, भंडारण किया, अनाज निकाला, और उन अनाजों को किस प्रकार उसने भंडारण का तरीका अपनाया। तो उसके लिए उसको मिट्टी के बर्तन या मृत भांडों की ज़रूरत पड़ी, और बाद में उसने बड़े बड़े जो है आपके कोठे भी बनाने शुरू किए, जो हम आहट वगैरह में देखते हैं, ताम्रपाषाण में और सिंधु घाटी में भी हम उनके बारे में पता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बनाई हैं। और जानवर खुद भी चलते फिरते खाद्य भंडार थे, क्योंकि वो दूध वगैरह के भी एक अच्छे स्रोत थे, और मांसाहारी उस समय व्यक्ति थे तो उनका शिकार भी करते थे, तो खाने के भी काम आते थे आपके। आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में पता करो, फिर आपको ये बताए गए। तो हमने अभी नीले वाला जो मैप देखा था उसमें मेहरगढ़ वगैरह था, कोल्डिया हवा था, ये वो स्थल थे जो आपके आरंभिक खेती वाले थे, पशुपालकों वाले भी थे। और जैसे राजस्थान में बागोर है, वो आपके सबसे पहले मनुष्य के द्वारा पशुओं के पालने का हमें प्रमाण देता है। जो दाने मिलते हैं हमें हमें कैसे पता चलता है कि वो किन फसलों को उगाते थे, क्योंकि उतनी पुरानी चीज़ें हमें कैसे मिलेगी वर्तमान में। तो जो भुने हुए दाने हैं आपके आग में, तो उनके अवशेष, उनके फाइबर से हमें जानकारी मिलती है कि वो किस प्रकार के अनाजों का प्रयोग करते थे। तो ये जो बात है आपके। फिर स्थायी जीवन की तरफ बातें मिलती है हमें, तो वो हमें झोपड़ियों से पता चलता है, खेती से पता चलता है, और उसमें हम सबसे पहले कश्मीर में देखते हैं बुर्ज होम। तो वही बुर्ज वृक्ष के कारण ये स्थान बुर्ज कहलाता है आपके। ठीक है ना। और यहाँ लोग गड्ढों में निवास करते थे, जमीन में खड्डा खोदते थे, उसमें रहते थे, और उसके अंदर हमें कुछ गर्त चूल्हों के भी प्रमाण मिलते हैं, जहाँ पर वो आग भी जलाते थे और आपके ठंडे मौसम में जो है अपने रहने के जो स्थान को अनुकूल बनाते थे। तो ये जानकारियाँ हमें मिलती है। तो नवपाषाण युग जो है वो आपके ऐसा है कि उसमें मैंने कहा कि एक तो तांबे की कुल्हाड़ियाँ और एक जो उपकरण थे उनके ऊपर अब उन्होंने पॉलिश करना भी शुरू किया। उसके लिए नवपाषाण युग जो है मुख्यतः आपके जाना जाता है। और उन्होंने उपकरण जो है हड्डियों से भी बनाए, जो कि चिरांद में हमें बिहार में मिलते हैं।
हालांकि हड्डियों के उपकरण सबसे पहले उच्च पुरा पाषाण में भी हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। और वो उच्च पुरा पाषाण युग में जो आपके जगह है आंध्र प्रदेश में मुच्चतला चिंतामणि गऊ, तो वहाँ पर हमें ऐसे उपकरण जो है वो मिलते हैं आपके। तो ये पत्थर के उपकरण मुख्यतः आपके जो है किस प्रकार के बनाते थे वो बताए गए हैं, और मिट्टी के बर्तन जो है वो आपके इस तरीके से कैसे उनको वो निर्माण करते थे, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके नवपाषाण युग में उसने चाक पर बर्तन बनाने प्रारंभ किया आपके। फिर मेहरगढ़ के बारे में जो है आपको इस टॉपिक में बताया गया है कि वो जीवन और मृत्यु के बारे में क्या जानकारी रखते थे। तो मेहरगढ़ जो है वो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दर्रा, बोलन भारत को ईरान से जोड़ता था और खैबर जो है वो अफगानिस्तान से जोड़ता था। तो यहाँ पर जो है आपके किस तरीके से जौ और गेहूं की खेती हुई, भेड़ बकरी पालन मनुष्य सीखा आपके, ठीक है। और उनके घर थे वो चौकोर या आयताकार थे आपके, और घरों में एक से ज़्यादा कमरे थे, इसका मतलब संयुक्त परिवार प्रणाली उनकी थी। और वहाँ पे कमरे, कुछ कमरे होते थे वो अनाज के भंडारण का भी आपके कार्य करते थे। फिर उनके मृत्यु संस्कार के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अगर कब्र के अंदर वस्तुएं मिलती है उससे हम पता लगा लेते हैं कि वो कब्र किसी अमीर व्यक्ति की है या गरीब व्यक्ति की है। और अगर उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो पारलौकिक जीवन में काम आएगी, ऐसी मान्यता के आधार पर रखी जाती है, तो हमें ये भी पता चलता है कि वो पारलौकिक जीवन में भी भरोसा रखते थे। जैसे मेहरगढ़ की कब्र है जहाँ पे मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने के प्रमाण मिले आपके, इसका मतलब है कि परलोक में मृतक के खाने के काम आएगी। तो ये सारी धार्मिक मान्यताएं थी जो आपके इस समय विकसित होनी शुरू हुई। तो हमने 2 चैप्टरों की बात की जिसमें आपको आरंभिक मनुष्यों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद जो है हमारा तीसरा चैप्टर आता है और उसका नाम है आपके आरंभिक नगर, यानी कि आरंभिक नगरों का विकास जो है वो आपके किस प्रकार हुआ। तो हम जानेंगे आरंभिक नगर आपके कैसे आए और किस तरीके से उनकी विकास की प्रक्रिया जो थी वो आपके प्रारंभ हुई। आरंभिक नगरों के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आपके कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया गया है, तो उसमें सबसे पहले हड़प्पा स्थल की कहानी के बारे में आपको बताने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जो आपके हड़प्पा के बारे में आपको जो चीज़ें बताई जा रही है वो लगभग ये बताई जा रही है कि रेलवे लाइनें जब बिछाई जा रही थी वहाँ पे लाहौर में, तो उसके बारे में जानकारी मिली। हालांकि जो है पहले आपके 1826 में चार्ल्स मेसन ने इनके बारे में पता लगा लिया था आपके, और बाद में जब रेलवे लाइन वाला काम बर्टन बंधु चला रहे थे तो उनको भी आपके यहाँ पे कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, क्योंकि रेलवे लाइन के लिए ईंटों की ज़रूरत थी और जो मजदूर थे वो यहाँ के टीलों से ईंटें निकाल कर वहाँ पे डाल रहे थे। तब ध्यान जो है पुरातत्ववेताओं का आपके उधर गया आपके। हालांकि पहले वाले ये लोग इंजीनियर थे आपके जो रेलवे लाइन वगैरह का ये काम देख रहे थे। बाद में कनिंघम ने यहाँ की यात्रा की और वो पुरातत्ववेताओं के रूप में जाने जाते आपके। बाद में इस सभ्यता के बारे में जॉन मार्शल ने पता लगाया आपके, और आखिर में 20 सितंबर 1924 को ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता वैश्विक स्तर पर हमारे सामने आती है आपके। तो उस सभ्यता में जो हमारा पहली नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है और उन नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी वो आपके बातें इसमें बताने का प्रयास किया गया। साथ ही में उनके जो मिट्टी के बर्तन थे, लाल बर्तन थे जिन पे काले रंग के चित्र मिलते थे, यानी कि लाल व काले मृद भांडों का प्रयोग करते थे। और उनके नगरों की क्या विशेषता थी वो आपको यहाँ पे कुछ बताने का प्रयास किया गया कि 2 भागों में विभाजित होते थे सामान्य। पश्चिमी भाग छोटा होता था, दुर्ग वाला भाग था, और जो आपके पूर्वी भाग था वो निचला नगर था जहाँ जन सामान्य रहते थे। और इनके जो आपके जो पश्चिमी भाग था उसकी परकोटा मिलता है, किलेबंदी की गई है। और वर्तमान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में दोनों नगरों की किलेबंदी के प्रमाण मिलते हैं, जिसको अपन दोहरी किलेबंदी के रूप में जानते हैं आपके। नगर दुर्ग जो था, पश्चिमी टीला जो दुर्ग के रूप में था, उसकी जो खास विशेषताएं हैं वो आपके बताई गई है। जैसे मोहनजोदड़ो में एक विशाल तालाब जिसको आपके विशाल स्नानागार कहा गया है, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। साथ ही वहाँ पे नीचे आपके प्लास्टर भी बनाया गया है जो कि हम ये देख सकते हैं कि वाटर प्रूफिंग का सबसे पुराना प्रमाण आपके माना जा सकता है। धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे पुराना प्रमाण है, तो जो विशाल स्नानागार है वो आपके वाटर प्रूफ का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है कि ताकि पानी के रिसाव को
रोका जा सके। पास में कुएं भी बने हुए हैं और प्रत्येक घरों में कुएं तो हालांकि कहीं भी नहीं मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में हर तीसरे घर में कुएं जरूर मिलते हैं। कालीबंगा में निजी कुओं का अभाव था, सार्वजनिक कुएं आपके जरूर मिलते हैं। कालीबंगा व लोथल में कुछ अग्निकुंड भी मिले हैं जो संभवतया यज्ञ के काम आते थे, क्योंकि इनमें पशुओं की हड्डियां मिलती है। इस आधार पर कुछ लोग बलि की भी परंपरा की बात करते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे बड़े नगरों में कुछ अनाज भंडार गृह भी मिले हैं, शायद वो अकाल रात कार्यक्रम में काम आते होंगे। कालीबंगा में भी मिलते हैं ऐसे आपके, तो उनके बारे में जानकारी है। फिर आपके यहाँ पे स्थलों की बात की गई है। स्थलों में आप देखोगे जैसे पाकिस्तान के पंजाब में गनेरीवाल है, राखी गड्डी हरियाणा में है, जो कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है आपके। कालीबंगा अपने राजस्थान में हो गया, हड़प्पा पाकिस्तान में हो गया आपके, मोहनजोदड़ो चन्हुंदड़ो ये चौथकाको ये सब पाकिस्तान के हैं। अपने गुजरात में धोलावीरा, सुरकोटड़ा और लोथल को इस मैप में आपके बताया गया है। ये महान स्नानागार था जिसमें दोनों तरफ से प्रवेश के लिए आपके सीढ़ियाँ थी, और ये पूरा भवन जो है सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की मानी जाती है। और उसका ये जो जलाशय वाला भाग है पर्टिकुलर, वो आपके इस तरीके से था। उसकी जो लंबाई थी वो 11.89 मीटर थी आपके, और आपकी चौड़ाई जो थी वो 7.1 मीटर थी, और इसकी जो गहराई थी वो आपके 2.43 मीटर थी। तो ये आपके कुंड जो था वो आपके स्नानागार के रूप में प्रयुक्त होता था। और इसकी जो नाली थी वो मेहराब नुमा मिलती आपकी इस तरीके से जो है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। भवन, नाले और सड़कें। आमतौर पर जो भवन होते थे वो 2 मंजिला या बहुमंजिला होते थे। तो हमें कैसे प्रमाण मिले, क्योंकि उस समय छतें तो आज के भवनों जैसी नहीं थी, लेकिन कई बार जैसे आपके भवन जो है, क्योंकि ऐसे भवन बने हुए तो वहाँ मिले नहीं है, टूट चुके हैं, तो सीढ़ियों के प्रमाण मिलते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भवन होते थे वो बहुमंजिले थे। कुछ घरों में कुएं थे, मैंने कहा मोहनजोदड़ो में प्रत्येक तीसरे घर में कुओं जैसे प्रमाण हमें मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, क्योंकि जल निकास प्रणाली के लिए तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ये उसकी सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक है। तो साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। जैसे आज हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, वैसा मामला कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें दिखाई देता है। नगरीय जीवन कैसा था उसकी बात जो है वो आपके करेंगे। इससे पहले ये जो है घर और ईंट पे चिनाई की जो विधि है वो आपके इंग्लिश बॉन्ड पद्धति थी, जो आज भी चलती है आपके, उसके बारे में बताने का प्रयास है। जिसमें एक ईंट आपके ऐसे रखी जाती थी हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, जिसको अपन इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहते हैं। नगरीय जीवन की बात है तो नगरों में क्या क्या लोग थे, कैसे लोग थे, तो शासक वर्ग थे। उनकी कब्रों से भी हमें पता चलता है कि वो किस तरह के चीज़ों का प्रयोग करते थे, और जो हमें कहीं आभूषण वगैरह बाहर भी मिले हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है आपके। तो शासक लोग दूर दूर के स्थानों से धातु वगैरह ये चीज़ें मंगवाते थे, और मन के सोने चांदी के बने आभूषण जैसी चीज़ें अपने पास रखते थे। और नगरों में लिपिक भी होते थे, क्योंकि लिपि के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, जो मुहरों पर सबसे ज़्यादा मिली है और मृद भांडों पर दूसरे नंबर पर है। शिल्पकार जो है वो लोग थे जो हाथ से वस्तुओं का निर्माण करते थे, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों थे। तो ऐसा कार्य विभाजन, ऐसा भेदभाव वाला इस समय हमें दिखाई नहीं देता आपके। ठीक है, तो ऐसे घरेलू उद्योगों का विकास जो है वो आपके होता था। ठीक है, और किस तरीके से आपके मोहनजोदड़ो का जो नाला है, सड़कें हैं और कुआं है, उसके बारे में भी आपके चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया आपको। तो एक तरफ तो ये चीज़ें, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी आपके फोटोज दिए गए हैं, जिसमें ये आपके लेखन कला का पुराना उदाहरण है माना जाता है। तो ऐसी भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसमें कोई भी जो चित्र था वो किसी न किसी भाव को बताता है। हाँ, गोमुद्रिका लिपि नहीं थी, वो तो लिखने की स्टाइल थी जो सिर्फ एक कालीबंगा के मृदभांड पर मिलती है। लिपि तो उनकी भाव चित्रात्मक या आइडियोग्राफिक या पिक्टोग्राफी की थी आपके। और ये एक काल्पनिक जानवर मिलता है जिसको एक श्रृंगी पशु के रूप में जानते हैं। ये गेंडा नहीं है, इसको यूनिकॉर्न कहते हैं। कुछ लोग इसकी पहचान नीलगाय से करते हैं, लेकिन ऐसे काल्पनिक पशु के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी मिलती है। और ये बच्चों के खेलने के खिलौने थे जिनके बारे में आपको यहाँ फोटो के माध्यम से बताया गया है। फिर ये आपके बाट है। बाट की आकृति से ही हमें पता चलता है कि ये घनाकार थे
और मुख्यतः चर्ट जो पत्थर होता है आपके, उससे इनका निर्माण होता था आपके। और मन के जो थे, मोती जो थे आपके, जैसे मालाई वगैरह अपन बनाते हैं, तो वो आकार में बेलनाकार होते थे और मुख्यतः कार्निलियन पत्थर से निर्मित होते थे आपके। फिर आपके इसके अलावा हमें खूब सारी चीज़ें भी मिलती है, जिनमें मन के बाट, फलक, ये महत्वपूर्ण है। बाकी तो खूब सारे उपकरण, औजार जो है वो आपको इस समय मिलते हैं, दिखाई देते हैं। फिर आपके कुछ चीज़ें और आती है वहाँ पे, वो आपकी आती है एक पुरुष की मूर्ति, जिसको एल्बासम मंगोल व्यक्ति कहते हैं, और कुछ लोग मेके वगैरह इसको पुरोहित, शासक या देवता के रूप में जानते हैं। तो ये सेल खड़ी से बनी हुई मूर्ति भी थी, और ये मूर्ति भी जो है वो आपके सेल खड़ी या स्टेटाइट से बनी हुई है आपकी। ठीक है, मूर्ति जो होती थी वो आपके वस्तुओं के स्वामित्व को निर्धारण करने के काम आती थी। ये सिक्के नहीं थे। मूर्ति और मुद्राओं में फर्क है आपके। ये जो मूर्ति थी ये कॉइन्स नहीं थे। ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, वो बी व्यक्ति को कोई दूर सामान भेज रहा है, तो उस सामान के ऊपर जो है, जो मूर है, उसकी व्यक्तिगत पहचान होती थी, वो बांध देता था, और इस बी व्यक्ति को भी वैसी नमूना सील देता था, ताकि वो सामान जब वहाँ पहुँचे तो वो उसको पहचान करके रख सके। तो पहचान निर्धारण करने के लिए मूरों का प्रयोग होता था। जैसे हम किसी अटेस्टेड करते हैं, तो मूर से हमें पता चलता है किसी व्यक्ति की पहचान की, क्या पद है, क्या नाम है। तो वैसा ही उस समय इन मूरों का प्रयोग होता था आपके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मिट्टी के बर्तन काले वाले अपन ने बात ही करी ली पहले भी आपके। ठीक है, और ये जो व्यक्ति बताया गया, ये बिना मूछ वाला, दाढ़ी वाला व्यक्ति है आपके, और इसने एक तरह से वस्त्र ओढ़ रखा है, ऐसा दर्शाया गया है, जिस पर 3 पत्तियों वाला अलंकरण बना हुआ, आपके 3 पत्तियां बनी हुई है आपके। तो ये आपके सूती वस्त्र भी हो सकता है, कैसा वस्त्र हो सकता है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों ने कपास की सबसे पहले खेती की दुनिया में, और यूनानियों ने उसका नाम सिंडन रखा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है सूती वस्त्र का कपड़ा जो है वो लपेटे हुए उसको दर्शाया गया है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले हमने ही आपकी खेती की, और हमारा सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र उद्योग रहा है, जो आधुनिक काल अंग्रेजों के समय तक आपके महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में निभाता रहा आपके। तो उसकी बात जो है वो आपके इसमें बताई गई। तो ये जुड़े से बाल बांधे हुए एक व्यक्ति है, जिसको पुरोहित देवता, पुरोहित शासक, इन नामों से आपके जाना जाता, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। फिर आपके ये जो सारी चीज़ें थी, वस्तुएं थी, इनका निर्माण करने वाले लोग एक्सपर्टाइज रखते थे, इस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्होंने एक रूपता कायम रखी, क्योंकि इन चीज़ों में हमें एक रूपता जो है वो आपके ज़्यादा दिखाई देती है आपके। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे बताइए। फिर यहाँ पे फियोन्स है। फियंस जो है आपके क्या होती है, ये फियंस जो है वो आपके एक अलग तरह का चीज़ें होती है, पत्थर, जिसमें आपके जो स्फटिक या बालू के पत्थर है, उनके चूर्ण को गोंद के साथ मिलाकर चिकना किया जाता है, और उससे ये बनती थी। तो ये चूड़ियाँ बनाने के काम आती थी, चमकीले वस्तुएं, मन के बनाने के या बच्चों के खिलौने बनाने के आपके ज़्यादा काम इनका होता था, काम आते थे। फिर आपके है कच्चे माल, रॉ मटेरियल की खोज, क्योंकि सारी वस्तुएं तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्र में नहीं मिलती थी, तो फिर उन्हें वस्तुएं दूर से मंगानी पड़ती थी। कुछ तो अपने यहीं से मंगवाते थे, कुछ जो है मेसोपोटामिया, सुमेरिया और मिस्र, इन 3 समकालीन सभ्यताओं के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संपर्क थे, तो वहाँ से इन चीज़ों के मंगवाने के हमें प्रमाण मिलते हैं आपके। तो कैसे थे वो अपन देख सकते हैं, कौन सी चीज़ें मंगवाते थे, तांबा, लोहा, सोना, चांदी। हालांकि ये गलती से लोहा लिख दिया गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तांबे का आयात शायद राजस्थान से करते थे, खेतड़ी से आपके, या गणेश्वर वाला जो भाग है यहाँ से, वो तांबे का एकमात्र जो है आपके यहाँ का राजस्थान का निर्यातक स्थल था आपके सिंधु घाटी के लोगों को। साथ में वो मध्य प्रदेश में गुंगेरिया से भी तांबे का आपको एक तरीके से मंगवाते थे। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर ओमान से भी करते थे, कांसा बनाने के लिए, तांबे के साथ मिलाने के लिए टिन की ज़रूरत थी, तो वो भी शायद वो ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। कर्नाटक से सोना और बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। इसी तरह जैसे लाजवर्द मणि थी, लेपिस लाजुली, वो अफगानिस्तान में बदख्शां से मंगवाते थे आप ये। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे जैसे एक चीज़ अपन ने मूरों के बारे में भी देखी थी, तो सेलगड़ी से होती थी, और इनमें आयताकार मूर जो है वो ज़्यादातर नहीं थी, वर्गाकार ज़्यादा थी।
आयताकार जो थी वो आपके दूसरे नंबर पे थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ वापस ऐसी बात आई आपके एक मुहर, ये बेलनाकार मुहर जो है या गोलाकार मुहर है, ये हमारी नहीं थी, ये मेसोपोटामिया और सुमेरिया की थी आपके। और उस पे जहाजों के आकृति मिलती है जो लोथल से हमें प्राप्त हुई आपके। ऐसी तरह बैलगाड़ी के खिलौने हैं जो यातायात के काम आते थे, यानी कि ये जो चीज़ें मंगवाते थे उसमें व्यापार जो होता था स्थल और समुद्र मार्ग दोनों से होता था। समुद्री मार्गों में जो लकड़ी के जहाज जिनको डॉक कहते हैं उनका प्रयोग करते थे, और स्थल मार्ग से बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, क्योंकि ऐसे खिलौने हमें खूब सारे मिले हैं आपके। ऐसी एक आपके कांसे की इक्का गाड़ी जो है समुद्रों से भी मिलती है। तो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या था, तो अनाज, क्योंकि सरप्लस पर नगर बने थे, क्योंकि किसान इतना ज़्यादा उत्पादन करते थे कि उनकी ज़रूरत के बाद अनाज बच जाता था, तो उन्हीं पर ही, उसी को हम सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं, उसी पर नगरों का मुख्यतः क्या हुआ था, विकास हुआ था। और हड़प्पा के लोग गेहूँ, जो दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, अंगूर, खजूर, ये सारी चीज़ें वो आपके उपजाते थे और खेती करते थे। और खेती में हमें जो है हल्का मॉडल जो है बच्चों के खेलने का, मिट्टी का खिलौना बनावाली से मिला आपके। ऐसा ये डायग्राम जो है आपको मिलता है, ये हरियाणा में बनावाली जगह है, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है। हल्के जो फाल थे वो कुछ हद तक तांबे से भी बने थे, बाकी लकड़ी से थे, इसलिए वो नष्ट हो गए तो हमें प्रमाण नहीं मिलते। लोहे से परिचित ही नहीं थे, इसलिए उसकी खेती में प्रयोग होने की तो इस समय कोई संभावना ही आपके नहीं थी। 7,000 साल पहले लोगों ने मेहरगढ़ में खेती की शुरुआत की थी, और उसमें आपके उन्होंने भेड़ बकरियां ये पाली थी, जिसकी बात अपन पहले भी क्लास में कर चुके हैं और यहाँ पर भी कर चुके हैं। और उन्होंने कपास की खेती भी उगानी शुरू की थी आपके। तो मेहरगढ़ के लोग जो थे प्रारंभिक किसान थे आपके, और उन्होंने ये सारी चीज़ें आपके शुरू की थी। तो यहाँ तक की बातें हैं। फिर गुजरात के कुछ स्थलों के बारे में आपके चैप्टर में बताया गया है, उनका निरीक्षण। तो उसमें एक तो धोलावीरा है, तो आपके खादिर बेट जो आपके कच्छ के भाग में खाड़ी वाले क्षेत्र में एक द्वीप है, उस पर स्थित ये आपके नगर है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। वो क्षेत्र क्योंकि उस समय उपजाऊ था, और ये धोलावीरा जो है बाकी नगर दो भागों में विभाजित थे या कुछ अविभाजित थे, ये आपके एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। इसके किल्लेबंदी की गई थी। यहाँ पर कुछ एक खुला मैदान था जिसको स्टेडियम के रूप में जाना गया है। तो 2 स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे। और ये पर्टिकुलर जो पास में एक जगह है जिसका नाम है दुनीकुरन, वहाँ पर हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं। फिर यहाँ पे हड़प्पा लिपि का एक साइन बोर्ड भी मिला आपके, जिप्सम के पट्टी पर लिखा हुआ, जिसमें 10 अक्षर जो है वो आपके मिलते हैं। हालांकि सबसे बड़ा जो आपके लेख है वो वसंत सिंधे ने 34 अक्षरों का अन्य स्थान से प्राप्त किया है, तो वो ये नहीं है, ठीक है। ये आपके अक्षरों के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है, 34, 26 और 10 अक्षरों के रूप में आप। तो ये सारी बातें जो है धोलावीरा के बारे में। फिर इसी तरीके से लोथल के बारे में बताया गया आपके, जो साबरमती की एक उपनदी अहमदाबाद के पास है ये, और उस उपनदी का नाम आपके भोगवा नदी है। उसके तट पर बसा हुआ ये एक बंदरगाह नगर था, क्योंकि यहाँ पे हमें जहाज़ों के रोकने की जगह मिलती है जिसको डॉक यार्ड या गोदीबाड़ा कहते हैं, और वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण कार्य माना जाता है। दूसरे नंबर पे फिर आपके विशाल स्नानागार आता है। तो ये आपके यहाँ पे शंख धातु से मिली हुई खूब सारी चीज़ें मिली है। मन के बनाने का ये केंद्र भी था, चंद्रों के साथ साथ यहाँ पर भी मन का बनाने का उद्योग था आपके। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके यहाँ मिलती है। और भंडार गृह भी था, क्योंकि अन्न भंडार यहाँ से भी प्राप्त होता है आपके। तो ये सारी बातें उसमें बताई गई है। तो मनके का काम होता था, और ये और मुद्रांकन मुहरबंदी का क्या प्रयोग होता था, वो मैंने बताया कि वस्तुओं के स्वामित्व को निर्धारण करने में इनका आपके उपयोग होता था। फिर सभ्यता के अंत का रहस्य कि कैसे ये नगरीय सभ्यता समाप्त हुई। तो नगरों का पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ, और उसका मुख्य कारण था उस समय पारिस्थितिकी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ईंट के भट्टों में लकड़ियों का प्रयोग, जिससे जंगल काटे गए। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से नगरों का पतन हुआ। वहाँ पे मलिन बस्तियाँ बस गई। मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि सड़क के किनारे पर बस्तियों के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, और जो नगर नियोजन साफ सफाई की व्यवस्था थी वो सारी आपके गड़बड़ा गई, और हमारा आयात निर्यात का पूरा व्यापार ही खत्म हो गया। इस वजह से जो है आपके पूरा नगरों के चरण के पतन की स्थिति को हम देखते हैं। कारण क्या रहा है, तो उसमें लोग जो है
जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकी असंतुलन को मुख्य कारण मानते हैं, जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है। और वर्तमान में जो मेघालय युग की बात लोग करते हैं, जो महाशुष्कता का एक चरण था और जिसमें विश्व की सभी संस्कृतियों सभ्यताओं के पतन की बात आपके मानी जाती है। जो मेघालय की चूने की गुफाएं, मावलमुआ गुफाओं में हमें ऐसे प्रमाण मिले आपके। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक पतन की प्रक्रिया के बारे में आपको बताता है। तो ये बस्तियाँ उजड़ गई और फिर आसपास के क्षेत्रों में जाके नई संस्कृतियों को पैदा किया, जिसमें जोकर जांगर संस्कृति, एच संस्कृति, या फिर आपके बाद में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के निर्माता भी शायद सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है आपके इस क्लास में ये पढ़ा कि भाई किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों को जन्म दिया और उन नगरों की जो है वो आपकी क्या कहानी रही। तो 3 चैप्टर जो है वो हमने इस क्लास में आपके कंप्लीट किए हैं। फिर आपके आगे की जो क्लास होगी उसमें चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को हम लेंगे, और फिर आपके 7, 8, 9 और 10। तो क्योंकि बड़ी आपके सब्जेक्ट टॉपिक है और उनमें थोड़ा सा हम ढंग से पढ़े तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी, तो हम 3-3 चैप्टर जो है वो लेंगे और लास्ट में 4 चैप्टर लेकर 3 क्लासों में जो है इस पूरे आपके हमारा अतीत पार्ट 1 को हम कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लासें पसंद आई होगी और इसमें जो भी बेसिक चीज़ें, कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं, जैसे मूरे कैसी थी, लिपि के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं, नगर कितने भागों में विभाजित थे, धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था। तो ऐसी तो कई सारी चीज़ें आपके वैसे ही कवर हो जाएगी आपके इसके साथ साथ आप देखोगे। और जब हम 11वीं की क्लास तक पहुँचेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपके मिल जाएगी। तो ये 3 चैप्टर आपको जो बुक की PDF है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को शेयर कर दी गई है, और उसको देख कर साथ में आप ये क्लास देखोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो 1-2 बार देखोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो कैसे पाषाण युग में व्यक्ति आखेट संग्राहक था, शिकार करता था, और फिर उसने आग का आविष्कार किया, फिर पशु पाले, फिर आपके खेती की शुरुआत की, और खेती की शुरुआत की तो उससे आगे चलकर हम देखते हैं कि नगरों का उदय हो गया और एक पूरी सभ्यता जो थी वो प्रकाश में आई। और ये हमारी सिंधु घाटी हमारी प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जानी जाती है, जिसका उल्लेख गॉर्डन चाइल्ड ने किया आपके। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को इस क्लास में बेसिक सारी बातें बताई आप। ठीक है, धन्यवाद।